बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम समझदार लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की ऑफ़र को पकड़ लें, और शहबाज शरीफ ने जो एक डींग मार दी है, या शहबाज शरीफ साहब ने जो बात कर दी है, उनकी बात को पकड़ लें और अब इनको भागने मत दें। इन्हें कहें कि इंक्वायरी करवाएं 2018 के इंतखाबात की भी और 2024 के इंतखाबात की भी। इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पूरी दुनिया ये जानती है, तमाम रिपोर्टें इसके बारे में ये कह चुकी हैं कि 2024 में जो हुआ पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के साथ, वो इससे पहले तारीख में कभी नहीं हुआ। जो इस मरतबा मिलिट्री जर्नल्स ने किया और फॉर्म 47 जारी किए, इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के, काजी फायज़ ईसा को साथ मिला के, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ मिला के, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। प्री पोल रिगिंग की भी ऐसी एग्जाम्पल्स कभी नहीं मिलती, और इलेक्शन को डकैती के ज़रिए से रात गए चोरी करने की भी ऐसी एग्जांपल्स कहीं नहीं मिलती। तो फौरी तौर पे बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको असेंबली के फ्लोर पे कहे, हर जगह पे कहे, शहबाज शरीफ जहाँ नज़र आए या उनके वज़रा नज़र आए, उन्हें कहे जी आप शफाफ तहकीकात करवाएं, आपने ये खुद ऑफ़र की है कि इलेक्शन दोनों खोल देते हैं, तो आइए इसको खोलिए और इसके ऊपर बात कीजिए, इसके ऊपर रोला डाल के रखें। क्योंकि शहबाज शरीफ ने एक रिकॉर्ड सीधा करने की कोशिश की है कि जनाब मैंने तो आपको ऑफ़र किया था कि आप तहकीकात करवा लें, लेकिन आप भाग गए। तो अब शहबाज शरीफ को आप भागने ना दें, बल्कि उन्हें आप कहें कि आइए और ये तहकीकात फौरी तौर पे गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात शुरू करवाएं। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट जावेद हाशमी साहब ने दिया, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कब स्टेटमेंट देते हैं, तो उन्होंने मारंग बलोच के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है। तो पहले मैं आपको स्टेटमेंट उनका पढ़ के ज़रूर सुनाऊंगा। उन्होंने कहा जी, मारंग बलोच को उम्र कैद की सज़ा हो जाना पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। जैसे शेख मुजीब को अगरतला साजिश केस में सज़ा देना इस मुल्क के साथ गद्दारी थी। अयूब खान से लेकर आसिम मुनीर तक सब जर्नैलों ने पाकिस्तान में अलहदगी पसंदों को फ़रोग दिया है। गद्दार मारंग बलोच नहीं है, गद्दार तुम हो। एक आर्मी चीफ दुनिया के स्टेज पर हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म की आईनी हैसियत को सानवी कर रहा है, यानी वो आगे आगे जा रहा है और वज़ीर आज़म पीछे पीछे जा रहा है। जो पहले ही गैर आईनी वज़ीर आज़म है, यानी वज़ीर आज़म तो पहले भी गैर आनी है, तो आर्मी चीफ उसको अब जो है उससे आगे आगे चल रहा है और उसकी हैसियत को सानवी कर रहा है। इसकी आईनी सज़ा आसिम मुनीर को ही भुगतनी पड़ेगी। ये नादरीन जावेद हाशमी साहब का दो हवालों से ट्वीट है। एक तो मारंग बलोच के साथ जो ज्यादती हुई, तारीखी हवाला भी उन्होंने दिया, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो आसिम मुनीर इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ कर रहे हैं और वो डिप्लोमेसी का काम कर रहे हैं, जो उनके हलफ से मुतसादिम है, वो ये काम कर नहीं सकते। आर्मी चीफ की हैसियत से वो एक सरकारी सर्वेंट हैं और उन्होंने अपना काम करना है, तो यहाँ पे भी उन्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ये जावेद हाशमी साहब ने स्टेटमेंट दिया है। नादरीन, अहमद फरहाद साहब और रज़ी ताहिर साहब, ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और इन दोनों को कश्मीर के हवाले से जो इन्होंने गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग की और हकायक सामने लेकर आए, और जो कुछ भी ईरान जंग के दौरान ये रिपोर्ट करते रहे, खुलकर अपना मौक़िफ़ देते रहे, सिविलियन सुपरमेसी के लिए और इदारों की मुदाखलत के ख़िलाफ़ भी ये बात करते रहे, इंसानी हुकूक़ के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई, जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ इन्होंने बात की। अब इस बात की सज़ा दी जा रही है इन सहाफ़ियों को। पूरी दुनिया में सहाफ़ी यही काम करते हैं कि वो जुल्म को जुल्म कहते हैं, जुर्म को जुर्म कहते हैं, फस्तायत को रोकने की कोशिश करते हैं और मजलूम के साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तान में जब ये सहाफ़ी ये करने की कोशिश करते हैं तो खुद मजलूम बना दिए जाते हैं। रज़ी ताहिर साहब ये ज़बरदस्त काम कर रहे थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया और ज़्यादती करके अरेस्ट किया गया, कोई कानूनी जवाज़ नहीं था। इसी तरह अहमद फरहाद साहब हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया और उनको 3 MPO के तहत पहले पता चला, अब इतलात आती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, सिस्टम कुछ बताता ही नहीं है, लेकिन ये बड़ी सख्त ज़्यादती है, इनको फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए और आप सब इनके हक में आवाज़ उठाएं, ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाएं। कश्मीर से मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्हें जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने एक पैगाम दिया है और बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि 4 लोगों को तो हम नहीं छोड़ेंगे, जहाँ हमें मिलेंगे हम इनको मारेंगे। एक के ऊपर कातिलाना हमला पहले हुआ है, उसे मारने की कोशिश की गई लेकिन वो बच गया, उमर नज़ीर कश्मीरी। ये 4 लोगों के बहुत सख्त खिलाफ है एस्टेब्लिशमेंट और इनको कत्ल किया जा सकता है। मैं आपको रिकॉर्ड पे रख के इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग मिले उन्होंने जहाँ बात की, मेरे से ये बात वहाँ से पहुँची है, मुझ तक ये बात आई है, क्योंकि जो लोग मिले जाके एस्टेब्लिशमेंट के कुछ एहलकारों को, उनसे उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा जी ये 4 बंदे तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, इनको तो अब हम कुचल देंगे, मार देंगे, ये नहीं बचते, इनको तो एलिमिनेट करेंगे।
तो वो जो 4 बंदे हैं उनमें ईमान कश्मीरी हैं, शौकत नवाज मीर हैं, उमर नज़ीर है और मेहरान ख्वाजा हैं। इन 4 लोगों की जान खतरे में है। कश्मीरियों को देखना पड़ेगा कि उनके ये बेटे उनके लिए आवाज़ उठा रहे थे। ना इन्होंने MNA बनना है, ना कोई इन्होंने मिनिस्ट्रियाँ लेनी है, ना इन बेचारों ने कोई बहुत बड़े बड़े कारोबार करने हैं, ना इनमें से कोई वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है, ना इनमें कोई सदर का उम्मीदवार है। ये बेचारे दुकानदार टाइप लोग हैं, किसी की बेकरी है, किसी की किताबों की दुकान है, कोई छोटा मोटा और कारोबार करता है। तो ये तो कश्मीरियों के हुकूक के लिए खड़े हुए थे। अब कश्मीरियों को देखना है कि वो अपने इन बच्चों की हिफाजत कैसे करते हैं। बहरहाल कश्मीरी बड़ी तादाद में खड़े हैं, बार बार वो एहतजाज भी करते हैं। ओवरसीज़ कश्मीरी भी बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पे बल्ले का निशान मिला, हाई कोर्ट से मिला, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग इसको शक की नज़र से भी देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान देने का मतलब ये है कि एक सबसे फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को फौरी तौर पे इलेक्शन में मुतहरक कर दिया जाए, ताकि लोगों की तवज्जो हट जाए एहतजाज से और लोग इलेक्शन की तरफ तवज्जो दें कि जनाब इलेक्शन में इन मसाइल का हल है। और लोग ये भी जानते हैं और इसके ऊपर बार बार तबसरा कर रहे हैं कि PTI को एन टाइम पे धोखा मिलेगा। एन टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा करके इस खेल से या तो बाहर कर दिया जाएगा या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सूरत भी हुकूमत नहीं बनाने दी जाएगी। और ये 12 नशिस्तें जो हैं इनके ऊपर तो अपने बंदे लेकर आने हैं। 12 के 12 बंदे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने लेकर आएगी और चंद बंदे उन्हें आज़ाद कश्मीर से चाहिए होंगे जिनको वो जितवा लेंगे। 2-4 वो आज़ाद जितवा लेंगे और एक मतंजन सा बना के या उन आज़ाद जीतने वालों को वो IPP में या किसी भी जमात में शामिल करवा के बड़े आराम से एस्टेब्लिशमेंट आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करेगी। तो ये एक ट्रैप समझा जा रहा है और लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं कि इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। अब होना क्या चाहिए, देखें, आइडियल सिचुएशन तो ये है कि वहां पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, एक नई हुकूमत बने और वो फौरी तौर पे आइन में तरमीम करके इन सीटों का फैसला करे। लेकिन अब होता क्या है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब भी अब मुज़ाकरात के अंदर पड़ गए हैं, महमूद अचकज़ई साहब भी पड़ गए हैं, कुछ लोग जो हैं वो कश्मीर में पहुंचे हैं, उन्होंने मुज़ाकरात किए, बातचीत की है कश्मीरी रहनुमाओं से। तो अभी बातचीत आगे बढ़ेगी तो हमें समझ आएगी। बहरहाल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मेरी बात हुई, मुलाकात भी हुई, वो काफ़ी गुस्से में है और उनका एक ही शिकवा है कि यार हम कोई गद्दार हैं, हम कोई मुल्क के दुश्मन हैं, यार हम पाकिस्तानी, पाकिस्तान से हम लोग प्यार करते हैं। आप हमारे पासपोर्ट चेक कर लें, आप हमारी हर चीज़ देख लें उठाकर। हमने पाकिस्तान से कभी नफरत नहीं की, हमने पाकिस्तान से या पाकिस्तान के इदारों से कभी नफरत नहीं की। हम तो हमेशा इनको प्यार करते रहे, सल्यूट करते रहे। लेकिन आज अगर हमने अपना हक मांग लिया तो इन्होंने हमें गद्दार करार दे दिया। यही हुआ था बंगालियों के साथ, यही हुआ था महाजरों के साथ, यही हुआ बलोचों के साथ, फिर यही हुआ कबायलियों के साथ, यही हुआ पश्तूनों के साथ और आज यही हो रहा है कश्मीरियों के साथ। पंजाब में भी जो आवाज़ उठाता है उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। यहाँ पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे लोग बैठे, उनको 100-100 साल की सजाएं सुना दी पकड़ के। वो पाकिस्तान में थे भी नहीं, उन्होंने कोई जुर्म भी नहीं किया, उनको भी सजाएं सुना दी गई हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान मिल जाने को भी एक धोखे के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन अभी आप कुछ कह नहीं सकते, अभी बहुत सारी चीज़ें अगले चंद दिनों में होंगी और उनसे हमें आइडिया हो जाएगा कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। एक और नादरीन खबर है, इमरान खान साहब की बहनों से एक सवाल पूछवाया गया कि जनाब दुनिया भर में आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, पाकिस्तान का शुक्रिया, पाकिस्तान के ट्रेंड चल रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहती हैं। तो इमरान खान की बहनों ने कहा जी कहाँ पे ट्रेंड चल रहे हैं, किस चीज़ का शुक्रिया अदा करें। मैंने सारा सोशल मीडिया ट्विटर देखा, एक ट्वीट शुक्रिया की नहीं मुझे मिली। तो इनका किस बात पे शुक्रिया अदा करें, इस बात पे करें जो उन्होंने कश्मीर में किया है, इस बात का शुक्रिया अदा करें जो उन्होंने 26 नवंबर को कत्लेआम किया। जो जुल्म ये इमरान खान पर कर रहे हैं इनका कभी कोई शुक्रिया अदा नहीं करेगा। लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। हम ख़वातीन के साथ यहाँ अडियाला के बाहर होता हुआ जुल्म देख रहे हैं जो हमारे साथ होता है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है। हम इस बात पर शुक्रिया अदा करें इनका। अपने मोहल्ले में आप आवाम की मारपीट करें और बाहर जाकर सुलह सफाई करवाएं, इस पर शुक्रिया कोई नहीं करता। ये इमरान खान की बहनों ने टका कर जवाब दिया जब सवाल उनसे पूछा गया। देखिए, कौम शुक्रिया तब अदा करेगी जब कौम को कुछ मिलेगा। नंबर एक, सबसे पहले कौम को उनका हक मिले कि वो जो फैसला करें उस फैसले के मुताबिक मुल्क चलना चाहिए। पहला हक तो ये है। दूसरा, जो लोग मुल्क चला रहे हों वो इस नीयत के साथ चलाएं कि कौम आगे बढ़े, तरक्याती मंसूबे लगें, तरक्याती बजट ज़्यादा हो, लोगों की तनख्वाहों में इजाफा हो, लोगों की आमदन बढ़े, महंगाई कम हो, गुर्बत कम हो, बेरोज़गारी कम हो, बाहर से सरमायाकारी, ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो लोग आपका शुक्रिया भी अदा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको लिजिटिमेट गवर्नमेंट होना चाहिए। अगर आपकी हुकूमत ही जाली है तो आप जितने मर्जी अच्छे काम करें, जैसे हसीना वाजिद थी, उसकी जाली हुकूमत थी, वो बहुत अच्छे काम करती थी, लोगों ने उठा के बाहर फेंक दिया।
तो लोगों को, एक तो हुकूमत लोगों की होनी चाहिए कि लोगों की बनाई हुई हुकूमत बैठी हो और फिर वो लोगों की खिदमत करे, तो फिर एक रिलेशन बनता है लोगों में और गवर्नमेंट के अंदर। यहां आसिम मुनीर साहब ने 2023 में ताजरों से एक मुलाकात की थी, जब ये गल्फ ममालिक के विजिट वगैरह कर रहे थे। तो उस वक्त आसिम मुनीर साहब ने कुछ दावे किए थे। एक फील्ड मार्शल, आसिम मुनीर उस वक्त नहीं थे फील्ड मार्शल, तो इन्होंने कहा था 1 साल के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हो जाएगी और पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर जाएगा 1 साल के अंदर, और 1 साल बाद एक बिल्कुल डिफरेंट पाकिस्तान होगा। ये उन्होंने ताजरों से बातें करते हुए आसिम मुनीर साहब ने कहा था। इन्होंने दावा किया कि मैं अरब ममालिक से होकर आया हूं, $100 अरब मैं अरब ममालिक से लेकर आ रहा हूं, $50 अरब सऊदी अरब देगा और उसमें से $25 अरब अपने कौमी खजाने में, यानी अपने जो रिजर्व्स हैं उनके अंदर रखे जाएंगे, और ये सारा पैसा सरमायाकारी के तौर पे आएगा, ये कर्जा नहीं होगा, ये पैसा पाकिस्तान में इस्तेमाल होगा। लेकिन इसके बावजूद अभी तक आसिम मुनीर साहब ने जब ये बात की थी, अब 4 साल हो गए इस बात को, लगभग 3.5 साल, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आए। बल्कि यूएई ने जो हमें पैसे दिए थे उन्होंने वापस मांग लिए, और वो पैसे वापस करने के लिए हमने सऊदी अरब से कर्जा ले लिया। और अभी तक मौजूदा जो रजीम है इसने अवाम को आगाह ही नहीं किया कि सऊदी अरब से जो हमने कर्जा लिया है उसका मुआहदा क्या है, उसका सूद कितना है, उसके ऊपर हमने कितना इंटरेस्ट पे करना है, यह भी पाकिस्तानी कौम को नहीं बताया। और उसके बदले में हमने सऊदी अरब को दिया क्या कि जब तक ये पैसे आपके हमारे पास रहेंगे उतने अरसे में हम अपना जो है फौज या अपने हथियार जो है वो हम सऊदी अरब में भेज रहे हैं। हमने ये भी किया ना। तो वो मुआहदा क्या है? ना दिफाई मुआहदा हमने देखा, ना हमने वो मुआहदा देखा जिसमें पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कर्जा लिया है, वो पैसा लिया है, किस बुनियाद पे लिया है, किस तरह वापस करना है, उसके ऊपर कितना सूद पड़ेगा, ये हमें नहीं पता, ना हमें कोई बता रहा है। तो बैरूनी दौरे इन्होंने रिकॉर्ड लगा दिए, दौरे कर करके। तो जब अमेरिका को ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका के काम आते आते इन्होंने एक अच्छा काम कर दिया कि इस खित्ते के अंदर जो एक लड़ाई चल रही थी उसमें सुलह के लिए अपना किरदार अदा कर दिया। तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इससे आम पाकिस्तानी को जो मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिला। इन दौरों के नतीजे में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी। जितने दौरे इन्होंने आज़रबाईजान के करने थे, यानी बेशुमार दौरे, पूरे खानदान ने, टब्बर सारा जाता है मुरमुड़ आज़रबाईजान, और मुझे पता है क्यों जाते हैं। तो आज़रबाईजान के इन्होंने इतने दौरे किए, वहां से $2 अरब आना था, अभी तक नहीं है। कहाँ है $2 अरब जो इन्होंने आज़रबाईजान से लेकर आना था? मेरे ख्याल में इतना पैसा तो इन्होंने वहां जा जाके खर्च कर देना है जितना पैसा इन्होंने आज़रबाईजान से लेकर आना था। नाज़रीन, अब थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ आपको लेकर जाऊंगा। मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है आज। इंटरनेशनल ये चल रहा है कि ईरान ने फौरी तौर पे जो IAEA को मुआयना करवाना था वो अभी नहीं करवा रहे, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, ये टाइम आएगा तो ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन मिसाइल प्रोग्राम का कोई तस्करा मौजूद नहीं है इस मुआहदे में। ये ईरानी सदर पाकिस्तान आए हुए, उन्होंने यहां पे कहा, और शहबाज शरीफ ने भी इसकी तायीद की कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसका कहीं पे कोई तस्करा नहीं है। और ईरानी जो सदर है उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम की वजह से हमें ये सारी कामयाबी मिली है। यानी हमारे पास अगर मिसाइल ना होते जो कि हम अपने दिफा के लिए बनाए हैं, तो इसराइल और अमेरिका ईरान को इसी तरह तहस नहस कर देते जैसे उन्होंने गजा को तहस नहस किया है। और वो बूढ़ों या बच्चों पर किसी पर रहम ना करते, वो इंसानी हकूक की बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। अगर हम अपना दिफा ना कर सकते तो वो यकीनन हमारे मुल्क पर कोई रहम ना दिखाते और हमारी ताकत को तबाह कर देते। इसलिए हम किसी भी सूरत में अपनी दिफाई सलाहियतों पर कभी कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा बैलिस्टिक मिसाइल तो दुनिया के मुल्कों के पास है, अगर ईरान के पास भी है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये मुआहदे का हिस्सा नहीं है। ये ईरान ने बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा क्लियरली उसने कह दिया है। एक नादरीन खबर आई है ऐसी अमेरिका से कि वहां भूचाल मचा हुआ है और हड़बड़ाहट मची हुई है कि ये क्या खबर है। मसला ये हुआ है कि अमरीकी तैयारे का एक पायलट, आपको याद होगा, वो गिर गया था ईरान में, जिसको निकालने के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन अमेरिकन ने किया था। उसका तैयारा गिरा तो उसने इजेक्ट किया अपने आप को और वो ईरान की सरजमीन पे उतर गया। उसने ये बताया कि जब मैं अपने तैयारे से बाहर निकल रहा था तो मैंने ईरानी ड्रोन्स के एक गौल को देखा जो एक साथ मिलकर जेलीफिश की तरह मुशाबत रखते हुए फॉर्मेशन में हरकत करने का मतलब यह कि हर ड्रोन दूसरे ड्रोन के साथ कनेक्टेड था। यानी उन्होंने हवा में जो शक्ल बनाई हुई थी वो एक मूवमेंट कर रहे थे और वो सिंक्रोनाइज थे एक दूसरे के साथ। उन सब ड्रोन्स की जो हरकत थी वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, एक दूसरे के साथ फॉर्मेशन में हरकत कर रहे थे। फॉर्मेशन ये कहते हैं जैसे फौज चलती है ना, तो उन्हें पता है फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। कभी आपने देखा होगा स्टेडियम के अंदर तो लोग बहुत सारी शक्लें बनाते हैं,
यानी नीचे परेड कर रहे होते हैं, अचानक से डी लिखा जाता है, अचानक से एफ लिखा जाता है, अचानक से कोई नाम लिख देते हैं, कोई परचम बना देते हैं, कोई फूल बना देते हैं। वो इस तरह के मुजाहरे करते हैं ना ग्राउंड के अंदर, जब आप देखते हैं स्टेडियम में, ये इसी तरह ड्रोन फॉर्मेशन के अंदर जा रहे थे। अब ईरान में अगर ये सलाहियत है तो अमरीकी इंटेलिजेंस जो है उसके अंदर एक नई बहस छिड़ गई है कि अगर ईरान ये कर सकता है और इस नामालूम ड्रोन सलाहियत को वो हासिल कर चुका है तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। वो इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि या तो ये पायलट की कोई गलतफहमी है, वो ज़ख्मी था और वो नहीं समझ पाया, और अगर वो दुरुस्त समझ पाया और उसने वही चीज़ देखी है जो वो बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत जदीद मशीन ईरान तैयार कर चुका है जो मुस्तकबिल में बहुत मुश्किल से ही कोई कंट्रोल कर पाएगा कि एक फॉर्मेशन के अंदर ड्रोन्स हरकत कर रहे हैं। चाइना के पास इस किस्म की टेक्नोलॉजी है, वो ड्रोन्स के साथ कुछ आजकल फ़िज़ाई शोज़ वगैरह भी करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन वो छोटे ड्रोन्स होते हैं। ये जो खुदकुश ड्रोन्स हैं अगर वो इस तरह मूव कर रहे हैं तो ये एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। नाज़रीन, दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर, इसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। ये कितना ताकतवर है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, और मैं आपको ये बताता हूं कि ये कंप्यूटर चाइना ने बना लिया है। दुनिया का जो इससे पहले सबसे ताकतवर कंप्यूटर था वो अमेरिका के पास था। अमेरिका के पास हमेशा से दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर था, और चाइना ने इससे पहले 2017 में एक सुपर कंप्यूटर बनाया था, लेकिन चाइना ने उसमें बहुत सारा सामान चाइना के बाहर से मंगा के लगाया हुआ था। आज जो चाइना ने अपना सुपर कंप्यूटर बनाया है वो सारा का सारा कंप्यूटर चाइना ने अपने मुल्क में तैयार किया है, तो वो खुद कफील हो गया मुकम्मल तौर पे, और उसने दुनिया का सबसे कामयाब और सबसे तेज और नंबर 1 सुपर कंप्यूटर बना दिया है। दुनिया में 500 जो टॉप के सुपर कंप्यूटर हैं उनमें अब अमेरिका दूसरे नंबर पे चला गया। अमेरिका का जो सुपर कंप्यूटर है उसकी जो रफ्तार है वो है जनाब 1.8 एक्सा फ्लॉप्स। ये एक्सा फ्लॉप्स क्या है ये मैं आपको भी बताता हूं। ये उसकी रफ्तार है अमेरिकन कंप्यूटर की, जिसका नाम है एल कैप्टन। 1.8 इसकी रफ्तार थी, और अब जो चीन ने नया सुपर कंप्यूटर बनाया है इसका नाम है लाइन शाइन। इसकी जो रफ्तार है वो 2.2 है, यानी 1.8 से ज्यादा 2.2 इसकी रफ्तार है। 1.8 एक्सा फ्लॉप्स अमेरिका, 2.2 एक्सा फ्लॉप्स चाइना, लाइन शाइन। एक्सा फ्लॉप्स क्या है? ये एक यूनिट है, और ये इतना बड़ा यूनिट है कि आप हैरान हो जाएंगे कि एक एक्सा फ्लॉप्स इतना ताकतवर होता है और उसमें कंप्यूटर की इतनी रफ्तार होती है कि 1 अरब को 1 अरब से मल्टीप्लाई करें, यानी 1 अरब को 1 अरब से मल्टीप्लाई करें, या आप 1 के आगे 18 सिफर लगा दें, तो वो जितना हिसाब किताब बनता है ना वो ये कंप्यूटर 1 सेकंड में कर लेता है। यानी इतने डाटा को ये कंप्यूटर 1 सेकंड में कंगाल लेता है। पूरी दुनिया का जितना रिकॉर्ड आज तक कंप्यूटर्स के अंदर गया है ना, ये सुपर कंप्यूटर चंद सेकंड्स के अंदर उसका मुआयना कर लेता है। ये इतना तेज कंप्यूटर है कि दुनिया में आने वाले वक्त में क्या होने लगा है ये बेहतरीन एनालिसिस करता है। नए कंप्यूटर्स किस तरह बनने चाहिए, कौन सी चिप्स लगनी चाहिए, कौन सी धातें इस्तेमाल होनी चाहिए, ये उसका एनालिसिस भी मिनटों में करके बता देता है। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स कैसे बनने चाहिए और उनको किस तरीके से काम करना चाहिए ये भी बता देता है। मौसमी हालात का कई कई सालों का, दहाइयों का डाटा निकालकर ये सामने रख देता है कि तूफान कब आएंगे, जलजले कब आएंगे। ये साइंसी तहकीकात के अंदर टॉप क्लास काम करता है। और अमेरिका ने तो अपना जो एटॉमिक सारा सिस्टम है वो सुपर कंप्यूटर के साथ जोड़ा हुआ है। तो चाइना सुपर कंप्यूटर की दौड़ में दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया, उसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। 1.8 एक्साफ्लॉप्स अमेरिका, जबकि 2.2 एक्साफ्लॉप्स चाइना। और मैंने आपको बताया कि ये 1 एक्साफ्लॉप्स इतना तेज है कि 1 अरब को 1 अरब से मल्टीप्लाई करें तो इतने बड़े डाटा का ये हिसाब किताब कर लेता है 1 सेकंड के अंदर। और ये एक नहीं है, ये 2.2 एक्साफ्लॉप्स है। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।